स्वागत है आप सबका हमारे 20% सीरीज में। आज हमारा है 20% सीरीज का लेक्चर नंबर या आवर नंबर 23, जिसमें आज हम चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। मेरे हाथ में ये एक सॉलिड है, इससे आप समझ ही गए होंगे कि वी आर स्टडिंग अवर न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ अवर यूनिट इज सॉलिड स्टेट। यू नो वेरी वेल देयर आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इन 3 स्टेट में से सॉलिड स्टेट वो है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हाट, एक जो स्टेट है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसको हम कहते हैं सॉलिड। अब ये सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो क्या है, ठीक है। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले कि क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड पहला टॉपिक हम देखेंगे। कौन सा? क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। और इसमें देखेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, बराबर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट किस तरह से है? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है तो हम उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है तो इट इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। सो लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं है तो हम उसको कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो दो तरह के सॉलिड है बच्चों, एक का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे का नाम है एमॉर्फस सॉलिड। सो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले किसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड? तो जिसके अंदर क्या है? रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसको क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसके अंदर नहीं है उसको कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड। तो कीप इन योर माइंड वी आर डिस्कसिंग द सॉलिड। तो सॉलिड में हमारे पास है सबसे पहला सॉलिड, दैट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा वाला जो सॉलिड है दैट इज कॉल्ड amorphous solid. So first is the crystalline solid, another is a amorphous solid. So what we have related to this crystalline and amorphous solid? So what we have related to this crystalline solid? Crystalline solid क्या है कि regular geometrical arrangement of constituent particle. रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसमें प्रेजेंट है उसको कहते हैं कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको क्या कहते हैं? अमॉर्फस सॉलिड। तो सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि अगर रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो हम उसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है तो हम उसको कहेंगे अमॉर्फस सॉलिड। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑर्डर है, जैसे ये 4 है और ये कितने हैं? 3, तो इसको कहते हैं 3/4 का ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितने का ऑर्डर है बच्चों? 3/4 का ऑर्डर, बराबर। देर इज अ ऑर्डर ऑफ 3/4, अब हो गया 4/4, अब हो गया 5/5। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर, तो इसका जो ऑर्डर है, क्योंकि ये अरेंज होते हैं तो ये बहुत बहुत दूर दूर तक एक ऐसे अरेंज रह सकते हैं, और इसीलिए इनका जो ऑर्डर है वो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। इट हैज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो कैसा है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सो वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर, वन हैज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अनदर इज अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एक है जिसके अंदर रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, तो और दूसरा है इसके अंदर ऑर्डर। तो कौन सा ऑर्डर है इसके अंदर? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इसके अंदर कौन सा है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सेकेंडली,
ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एंड दिस इज द व्हाट, एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। आफ्टर हैविंग दिस क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, अब हम और थोड़ा आगे चलेंगे। अभी आप सभी जानते हो कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम डिस्टेंस होने की वजह से उसके अंदर एक बॉन्ड की जितनी स्ट्रेंथ होंगी दूसरी दूसरी की भी उतनी होंगी, तीसरी की भी, और इसीलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड है। तो इसीलिए हम उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सॉलिड है तो जनरली हम मेल्टिंग पॉइंट करते कंसिडर करते, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दे डोंट हैव sharp melting point, don't have sharp melting point, ठीक है। नॉट शार्प, शार्प मतलब एकदम डॉट कि यार 27.52 ऐसा शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं रहेगा, वो कम ज्यादा, कभी 27 रहेगा तो कभी 28 रहेगा, ऐसा कम ज्यादा रहेगा। सो दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डोंट हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो कीप इन योर माइंड दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी बात, ये जो कौन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड है, ये इसमें जो हम क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है वो कैसी है, फिक्स्ड है, और ये फिक्स्ड नहीं है, डेफिनाइट है। फिक्स्ड और डेफिनाइट, they have the definite value of enthalpy of fusion and they don't have the no definite value, इनकी कोई definite value नहीं है। तो they have the definite value or fixed value of enthalpy of fusion and they don't have the definite value of enthalpy of fusion. So it is crystalline solid, it is amorphous solid, they have the fixed or definite value of enthalpy of fusion, they don't have no definite value of enthalpy of fusion. So this is about the, we have the different things related to that, that is the crystalline solid and amorphous solid. After having this crystalline solid and amorphous solid, हम उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। 5 पॉइंट भी आपने बोर्ड में लिख दिए तो हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जो इसका NaCl है, NaCl का क्रिस्टल है वो कैसा है, क्रिस्टलाइन है, लेकिन प्लास्टिक है, रबर है, इट्स ग्लास है, दे आर एमॉर्फस सॉलिड। इसमें NaCl, KCl एटसेट्रा बहुत सारे जितने भी बाकी फॉर्मूले वाले हैं, दे हैव द विच सॉलिड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दे आर एमॉर्फस सॉलिड। और 6 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, 6 कि ये जो है वो एनिसोट्रोपी, ये शो करता है एनिसोट्रोपी और ये शो करता है आइसोट्रोपी, ये शो करता है एनिसोट्रोपी और ये शो करता है आइसोट्रोपी। एनिसोट्रोपी मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी भी एंगल से अगर मेजर की तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। अगर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एनिसोट्रोपी, और अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसोट्रोपी, ठीक है। तो आइसोट्रोपी मतलब द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और डज नॉट चेंज whether we measure it in any direction, so it is called isotropy and they show anisotropy. So these are the 5 to 6 differences we have seen in between the which solid, crystalline solid and amorphous solid, ठीक है। आफ्टर स्टडिंग दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड amorphous solid, नेक्स्ट पॉइंट अभी हम यहाँ पे देखेंगे जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड। depending upon the constituent particle present in the solid, the solids are divided into different types depending upon the constituent particles. So depending upon the constituent particles, so there are the different types of solid. So we are discussing here about the types of solid. टाइप्स ऑफ सॉलिड में जब
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जब क्या रहता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो जब आयन रहता है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अ आयन, ये अलग अलग रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम लेंगे कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज cation and anion, cation and anion, एग्जाम्पल वी कैन टेक Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। हमें पता आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड बीच बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और इसीलिए इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है और इसीलिए इसका नाम रखा है आयोनिक सॉलिड। ठीक है, आयोनिक सॉलिड। और ये जो आयोनिक सॉलिड है, अब आगे आगे हम बहुत सारे पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एटम है, एटम है, एटम है और है वो एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कौन सा सॉलिड? आयोनिक सॉलिड। और एटम है और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड, तो हम उसको कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है, ठीक है, इसका एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है NaCl, NaCl, इसका एग्जांपल है हमारे पास NaCl, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट आर द एग्जांपल ऑफ विच सॉलिड? डायमंड और ग्रेफाइट्स आर द एग्जांपल ऑफ विच सॉलिड? कोवैलेंट सॉलिड, जिसमें कार्बन, अ सिंगल कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन। ध्यान में रखना, डायमंड जो होता है, डायमंड के कार्बन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है sp3। ये होता है दूसरे टाइप का सॉलिड, दैट इज कोवैलेंट सॉलिड, और इट इज आल्सो कॉल्ड कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे इनका नेटवर्क होता है। थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड जो है, थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड इज अ मेटालिक सॉलिड, सॉरी, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड कौन है? जिसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मेटल आयंस है। क्या है? मेटल आयंस, मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है मेटालिक बॉन्ड। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड। यह है मेटल आयन, और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन है बच्चों? मेटालिक बॉन्ड। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कौन है? मेटालिक बॉन्ड। Now, as the force of attraction is a metallic bond here, so this is the which ion? Metal ion, and this is electron, and this is the which bond? Name of solid, that is which solid? Metallic solid। और इनके अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इनके जो 4 मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब मॉलिक्यूल होते हैं तो हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इनके अंदर जो होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में होता है बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है बच्चों?
मॉलिक्यूल। और नेम ऑफ सॉलिड क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेम ऑफ सॉलिड क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे हम आइस ले लेंगे, आइस इज अ सॉलिड, I2 ले लेंगे, I2 इज आल्सो सॉलिड, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें भी दो तरह के, तीन तरह के इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर देयर? 3। क्योंकि ये वाला जो आइस है, वाटर है, सॉरी ये है, और एक आधा में समझो मैंने HCl को सॉलिडिफाई किया, तो वो भी क्या बनेगा? सॉलिड। मतलब टेम्परेचर कम किया तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। तो ऐसे अगर सॉलिड लिए तो इन तीनों में फर्क क्या है? ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, और ये क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि H2O में क्या होता है? OH, so it can form the which bond? Hydrogen bond. So how many types of the solids we have? 3 types. This is a hydrogen bonded molecular solid, this is the non-polar molecular solid, and this is the polar molecular solid. So there are the 3 types of molecular solids we have. One is the hydrogen bonded molecular solid, another is HCl, that is the polar molecular solid, and this is the non-polar molecular solid. So keep in your mind, we have the 3 types of molecular solid. After having these 3 types of molecular solid, molecular solid के टाइप अब हम देखेंगे। molecular solid के टाइप, फर्स्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड molecular solid, MS मतलब molecular solid। हाइड्रोजन बॉन्डेड molecular solid, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसका एग्जाम्पल कौन है? आइस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं H2O सॉलिड। So this is the hydrogen bonded molecular solid. So this is the hydrogen bonded molecular solid. Molecule which can form the hydrogen bond. इसके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इसका एग्जाम्पल है बच्चों आइस। तो आइस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट, इसी का एग्जाम्पल है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। MS मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन है? पोलर मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे कौन सा मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बच्चों पोलर मॉलिक्यूल, और एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द पोलर मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल है? पोलर। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब बच्चों पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो ये पोलर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? So their constituent particles are which molecule? Polar molecule. As their constituent particles are the polar molecule, so this is the polar molecule we have. ठीक है, constituent particle कैसे molecule है? polar molecule. polar molecule के बीच में क्या रह सकता है? dipole interaction, dipole interaction और वंडरवॉल फोर्स। जनरली डायपोल रहता है। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं HCl सॉलिड, HBr सॉलिड, HI सॉलिड एटसेट्रा। नेक्स्ट, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पहला है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें डायपोल इंटरेक्शन और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इज व्हाट? HCl सॉलिड और HBr सॉलिड। तो फर्स्ट वन इज अ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
सेकंड वन इज अ, ठीक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये है HCl और HBr, ठीक है, HCl और HBr। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड हमारे पास है। नेम ऑफ द सॉलिड इज व्हाट, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है, व्हाट आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और जिसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन है जिसके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और इसके अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रहेगा कौन सा फोर्स? डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स, और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ I2। तो दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। I2 सॉलिड हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विच सॉलिड बच्चों? टाइप्स ऑफ सॉलिड। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स वी हैव? फर्स्ट इज द आयोनिक सॉलिड। कब कहना है आयोनिक सॉलिड, कब कहना है कोवैलेंट सॉलिड, कब कहना है मेटालिक सॉलिड? व्हाट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड? व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके थोड़े प्रॉपर्टीज देखेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है। किसी झोपे तो बाहर जा, झोप बाहर जा, ठीक है। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वो कौन सी स्टेट में है? रूम टेम्परेचर पे अगर हम इसको देखेंगे बच्चों, आयोनिक सॉलिड वो कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड। आपने देखा होगा कि NaCl जो है, NaCl कौन सी स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे? घर पे नमक का पानी पीते हो क्या सॉलिड है ना। इसका डायमंड भी कौन सी स्टेट में है? सॉलिड। लेकिन मेटल भी कौन सी स्टेट में है? सॉलिड। लेकिन पानी जो है, आइस जो है, वो कौन सी स्टेट में है? पानी लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में। अरे हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कोई लिक्विड है तो कोई गैस, ठीक है। सॉलिड बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड का आइस, आइस में वाटर, दे आर प्रेजेंट इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में रहेंगे और ये कौन सी स्टेट में रहेंगे? गैसियस, ठीक है। सो दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब जिसका सिम्फा ज्यादा, मैंने ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिम्फा में लिखा है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेंगे? सॉलिड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली, ये आयोनिक बॉन्ड कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा? हाई। ये कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ा आयोनिक बॉन्ड से वीक होता है, लेकिन नेटवर्क होने की वजह से वो कैसा होता है बच्चों? स्ट्रांग। किसकी वजह से? नेटवर्क की वजह से वो कैसा होता है? स्ट्रांग। सो बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इट इज स्ट्रांग, सो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है इसका, क्योंकि नेटवर्क की वजह से। और स्पेशली डायमंड का हाईएस्ट होता है, डायमंड, डायमंड का हाईएस्ट होता है, बाकी नहीं होता है। तो हाई या हाईएस्ट भी बोल सकते हैं। मेटालिक सॉलिड ये भी मोर होता है, हाइयर होता है। उसके बाद इनका मीडियम होता है, ठीक है, इनका लो, लो और इसका लोएस्ट। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल conductivity, this is the last factor we discuss, that is the electrical conductivity. Listen what we have related to this electrical conductivity. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम देखोगे तो ये जो हमारा है, इसकी ये क्या करता है? सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर है, क्योंकि आयंस एक जगह बैठे होते हैं।
लेकिन उसके सॉल्यूशन में और उसके एक्वियस सॉल्यूशन में उसकी कंडक्टिविटी कैसी रहती है, ज्यादा। तो पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन एंड एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन एंड इन एक्वियस सॉल्यूशन। मोल्टन स्टेट में और एक्वियस सॉल्यूशन में उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, और सॉलिड स्टेट में उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। सो दिस इज अबाउट देयर कंडक्टिविटी। सो पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट but good conductor in molten or in aqueous solution। ठीक है, दूसरी चीज, दिस इज अबाउट द व्हाट, पुअर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्टर इन मोल्टन और इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये जो है, ये नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर बट conductor, not good conductor, conduct electricity at high temperature। ऐसा कार्यक्रम सिर्फ कौन करता है, ग्रेफाइट। मेटालिक, ये क्या है, गुड कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। आरटी मतलब रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही ये कैसे कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। So they are good conductor at which temperature, room temperature। They are good conductor at which temperature, room temperature। रूम टेम्परेचर पे ही ये कैसे कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। दे आर गुड कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद दिस इज द which solid, they are good conductor at which temperature, room temperature। Next, after having this molecular solid, molecular solid they are not conductor। ठीक है, insulator, 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 आयोनिक सॉलिड पुअर कंडक्टर हो सकते हैं, पुअर कंडक्टर, ये भी इंसुलेटर। So this is about the your very important topic, that is the what, types of solid। In this way we have seen the 6 to 7 types of the solids here। After discussing the types of solid, the next topic we are discussing here, ठीक है, that is the what, unit cell। First we say what is unit cell। यूनिट सेल क्या है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल इज अ व्हाट, एक रिपीटेटिंग यूनिट है जो बार बार रिपीट होता है, और बार बार रिपीट होके वो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाता है। ऐसे रिपीटेटिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। So keep in your mind, we have this is the which cell, unit cell। What is unit cell? Unit cell एक smallest repeating unit है। Unit cell is a smallest repeating unit which repeat again and again, over and over। जो again and again, over and over repeat होता है, और क्या करता है, again and again, over and over repeat होके वो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसे को हम कहते हैं बच्चों, कौन सा सेल, यूनिट सेल। सो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच रिपीट अगेन एंड ओवर टू फॉर्म द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के टाइप। तो पहला वाला जो है उसका नाम है सिंपल क्यूबिक
यूनिट सेल। ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कहाँ रहेंगी? सिर्फ ऑल कॉर्नर्स, ऑल कॉर्नर, सब कॉर्नर पे रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे आपको यहां दिख रहा है ये। दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसका दूसरा नाम भी है प्रिमिटिव यूनिट सेल। This is the simple cubic unit cell, or we can say it is the primitive unit cell, जिसमें constituent particles सिर्फ कहाँ रहेंगे? corners पे, उसको कहेंगे हम simple cubic unit cell, or it is also called primitive unit cell. Clear? Now, as it is the simple cubic unit cell, or we can say it is the primitive unit cell, और यहाँ पे constituent particle की जो position रहेगी वो सिर्फ कहाँ रहेगी बच्चों? कॉर्नर्स पे रहेगी और कहीं पे नहीं रहेगी। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और वी कैन से इट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरी चीज है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, तो वी से इट इज द व्हाट? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अभी दूसरा जो होता है, यहाँ पे क्या होता है? बॉडी सेंटर, इसमें भी आगे आगे बहुत सारे कॉलम बनाने हैं, ठीक है। सो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रहेगा कि कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स है, लेकिन एक पार्टिकल कहाँ रहेगा? बॉडी के सेंटर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन क्या है? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, तो हम उसको कहेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं? कॉर्नर पे रहते हैं और हर एक फेस के सेंटर में रहते हैं। कितने फेसेस है इसको? 6। आप देख सकते हो, 1 2, कितने हो गए? 2 3 4 5 6। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as at the center of each face, हर एक फेस के सेंटर में, तो उसको हम कहेंगे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में constituent particles are present at each corners plus at center of each face, ठीक है, center of each face। Constituent particles are present at corners plus at the center of each face, so we say it is the which unit cell? Face center cubic unit cell. So when the constituent particles are present at the corner as well as at the center of each face, it's called what? Face center cubic unit cell. So in this way we have the different types of unit cell, that is the simple unit cell, face centered unit cell, corner पे है, at the center of each face। तो and last वाला होता है end center unit cell। एंड सेंटर में सिर्फ 2 अपोजिट फेस, 2 फेसेस के सेंटर में होता है, और सारे कॉर्नर, मतलब ऐसा लंबा जो बॉक्स होता है उसमें 1 और 2 ये हो गए उसके एंड, तो हम उसको कहते हैं एंड सेंटर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एट एंड सेंटर। एंड मतलब 2 फेसेस, 2 फेस के सेंटर में रहेगा। दिस इज कॉल्ड एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो अभी हम इसकी आगे की बातें हम देखेंगे। अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो यूनिट सेल है बच्चों,
ये यूनिट सेल में ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जो यूनिट सेल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहां से आप देखो ये हो गया, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है एक सेल का पार्ट है। इसी के बाजू में एक दूसरा यूनिट सेल रहेगा तो ये हो गया दूसरा, इसी के बाजू में एक तीसरा रहेगा तो ये हो गया तीसरा, इसी के बाजू में इधर का रहेगा तो ये हो गया चौथा। कितने यूनिट सेल हो गए? 4। अब 4 जैसे नीचे है, समझ रहे हो? 1 2 3 4, कितने हो गए नीचे? 4। अब इसी के ऊपर ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो ये कितने हो गए? 4। ये 4 नहीं ये 4, कितने हो गए? 8। तो सिंगल particle, single constituent particle which is present at the corner is a part of how many unit cell? 8 unit cell. It is just like कि एक रोटी कितने लोगों ने खाई? 8। या एक लेमन लिया, कितने लोगों ने खाया? 8। तो एक ने कितना खाया? 1/8। तो इसलिए कॉर्नर का एक यूनिट सेल में कितना पार्ट होता है? 1/8। और इसीलिए ऐसे कितने हैं एक यूनिट सेल में? इसका सिर्फ इतना सा पार्ट इसमें है, बाकी सब पार्ट उधर गए हैं। तो ये 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, कितने हो गए? ये 4 और ये 4, कितने? 8। और इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल ऑफ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल पार्टिकल कितने कॉर्नर के? 8, और एक कितना पार्ट कर रहा है? 1/8, है ना? समझो एक कोई तो भी मंदिर बन रहा है और एक इंसान ने कितने रुपए दिए? 1/8। ऐसे कितने लोगों ने पैसे दिए? 8। तो टोटल कितना रुपए मिलेगा? 1, क्योंकि 1/8 1/8 1/8 8 बार ऐड करेंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे? 8, और ऊपर 1 + 1 + 1 + 8, तो ऊपर भी आ गए 8। सो समझ गए ना? सो वी गेट दिस नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, एंड इट इज व्हाट? 8 into 1/8. That 8 into 1/8 is equal to 1. This is the number of particle per unit cell. After having the number of particles per unit cell, अब हम यहाँ पे देखेंगे what we have? 8 into 1/8. 8 into 1/8, that is what? 8 into 1/8 is equal to 1. This is the number of particles per unit cell. Next, body center cubic unit cell. बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर, ठीक है? कॉर्नर्स एंड व्हाट? बॉडी सेंटर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द विच सेंटर? बॉडी सेंटर, ठीक है? सो तो फर्स्ट वी राइट हियर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। नाउ आफ्टर हैविंग दिस नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज विच सेंटर? बॉडी सेंटर। अभी देखो कॉर्नर के कितने रहते हैं? 8 into 1/8। अभी बताएं कॉर्नर के कितने हो गए? 8 into 1/8। और बॉडी सेंटर का जो रहेगा वो पूरा एक ही इसमें रहेगा। बॉडी सेंटर का जो रहेगा वो पूरा एक ही इसमें रहेगा, बराबर? और इसीलिए ये 8 into 1/8 plus 1, 8 into 1/8 1, 1 plus 1 is equal to 2. So number of particle per unit cell of body center is 2. अब फेस सेंटर देखो, अब मैंने अभी बताया कि ये एक फेस है और इसके बाजू में एक दूसरा फेस है, ठीक है? अब इसके बाजू में दूसरा फेस है और ये जो फेस है ये दोनों का क्या है? पार्ट है ना? ये 50-50 कर रहे हैं, आधा इधर और आधा इधर। ये एक है और ये दूसरा है, आधा इधर आधा इधर। तो ये क्या हो जाएंगे? आधा इधर है आधा इधर है, 50-50 है। और 50-50 होने की वजह से एक इसमें कितना है? आधा। तो हमें तो एक ही इसमें निकालना है। तो ऐसे कितने हैं? ऐसे 1 2 3 4 5 6, कितने ऐसे? 6। और इसीलिए इसको क्या लिखूं मैं? कॉर्नर्स, कॉर्नर एंड एट एंड सेंटर। तो ऐसे कितने? पहले कॉर्नर के कितने हो गए? 8 into 1/8। फेसेस कितने हैं? 6। और एक फेस का उसमें सिर्फ कितना आ रहा है? आधा, 1/2। मतलब कितना हो गया? 8 into 1/8 1, और ये कितने हो गए? 3। तो टोटल कितने हो गए? 4। यहाँ पे सिर्फ कितने फेस के सेंटर में है? 2 फेस के। तो ये 8 into 1/8 ये कॉर्नर का हो गया
और ये 2 फेज के हैं, तो ये 8 into 1 by 8, 8, 2 into 1 by 8, 2, 2. So this is the number of particles per unit cell. After discussing this number of particle per unit cell, कल हम इसका देखेंगे रेडियस का रिलेशन डिराइव करेंगे, हम सारी रेडियस का रिलेशन, ये कॉलम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसको डिराइव करते जाएंगे बाहर, फिर कॉलम में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो हो गया, कल और परसों 2 दिन में आपका नया चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट वो खत्म हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो इसलिए सब लोग अच्छे से आना है, रेगुलर रहना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जो पढ़ा, जो हमने लर्न किया उसको घर को जाके रिवाइज करना है, ठीक है। ये